जाते जा रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि इजराइल का दावा है कि उसने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान के ज्यादातर एयर स्पेस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और राजधानी तेहरान के ऊपर इस समय इजराइल के लड़ाकू विमान खुलकर उड़ान भर रहे हैं पूरी आजादी के साथ और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। 看到我拍摄的这个位置离我们也就只有遭受了一次列的无人机袭击，听到非常大的军事打击，其中的目标之一 इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि इस युद्ध में इजराइल जीत के बहुत करीब है और वो अपने सभी उद्देश्यों को जल्द पूरा कर लेंगे। אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו, חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים, אנחנו אומרים להם, לאזרחי טהרן, לתושבי טהרן, תתפנו. ואנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון. והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. הם עושים עבודה מדהימה. אני מצדיע לכם. כל אזרחי ישראל מצדיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם. ईरान भी यही बात कह रहा है कि वो अपने मिसाइल हमलों को जारी रखेगा और उसने अब से कुछ घंटे पहले इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जिनमें 12 लोग मारे गए हैं और यूएस एम्बेसी के दफ्तर को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان आज इस युद्ध का चौथा दिन है और अब तक इस युद्ध में इजराइल से ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुंचा है। ईरान के 224 लोग मारे गए हैं और 1,500 लोग घायल हुए हैं, जबकि इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं और 592 लोग घायल हुए हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए 224 मौत हुई हैं ईरान में और 24 लोगों के मारे जाने की खबर है इजराइल में। घायल हैं ईरान में 1500 और इजराइल में घायलों की संख्या है 592। अनुमान है कि ईरान को 4 दिनों में ही 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि इजराइल को अभी तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईरान के 4 न्यूक्लियर साइट्स, तेहरान का मिलिट्री हेडक्वार्टर, 3 एयर बेस और 120 मिसाइल लॉन्चर्स को इजराइल ने नष्ट कर दिया है, जबकि ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों से ज्यादा टेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है और अब तक इस युद्ध में इजराइल का एक भी सैन्य अधिकारी मारा नहीं गया है, जबकि ईरान के 20 टॉप मिलिट्री कमांडर्स और जनरल इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजराइल में मोसाद के एक दफ्तर और एक एयरबेस को भी अपना निशाना बनाया है, जबकि इजराइल ने ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, हेडक्वार्टर और उसके साथ उनकी सबसे बड़ी ऑयल गैस फील्ड पर भी हमले किए हैं। अब आप हमारे साथ इस युद्ध की टाइमलाइन को समझिए। इस युद्ध की शुरुआत 13 जून को उस समय हुई जब इजराइल के 200 लड़ाकू विमानों और 200 से ज़्यादा ड्रोन्स ने ईरान के 100 से ज़्यादा ठिकानों को अपना निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर साइट्स, 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और 20 मिलिट्री कमांडर और जनरल्स मारे गए।
इनमें ईरान के सेना प्रमुख और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ और डिप्टी चीफ भी शामिल थे, जो एक मिलिट्री हेडक्वार्टर में उस समय बैठक कर रहे थे। इस हमले के बाद 13 जून को ही देर रात ईरान ने इजराइल के अलग अलग शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा कॉम्बैट ड्रोन से हमला किया और टेल अवीव में रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। ये तस्वीरें अब जो आप देखेंगे ये लेबनान के एक गांव की हैं जो इजराइल के बिल्कुल बॉर्डर पर है, और उस दिन जब ईरान की मिसाइलें इजराइल के शहरों को निशाना बना रही थी, उस समय लेबनान के लोग एक खास वाद्य यंत्र बजाकर इसका जश्न मना रहे थे। वो भी देखिए। ईरान ने इस हमले को इस्लाम धर्म से भी जोड़ दिया है और इस हमले का नाम रखा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस्लाम धर्म में ट्रू प्रॉमिस का मतलब कयामत के दिन से होता है। इससे पहले इजराइल ने भी अपने ऑपरेशन का नाम द राइजिंग लायन रखा था, जो बाइबल से लिया गया है, और यहूदी धर्म में बाइबल सबसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। यानी दोनों देश अपने अपने धर्म को आधार बनाकर एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। यह भी दुनिया को देखना चाहिए कि इस युद्ध के पीछे दोनों देश अपने अपने धर्म के पीछे हैं, अपने धर्म की आड़ लेकर लड़ रहे हैं, अपने धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। एक इस्लाम के नाम पर लड़ रहा है और दूसरा यहूदी धर्म के नाम पर। इस हमले के बाद 14 जून, 15 जून और आज 16 जून को अलग अलग चरणों में इजराइल ने ईरान में 4 बड़े हमले किए हैं, जबकि ईरान ने भी इन सभी हमलों का लगातार जवाब दिया है। यहां 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, इजराइल ने अब तक इस युद्ध में किसी और देश की मदद नहीं ली है। वो अकेले अपने दम पर इस युद्ध को लड़ रहा है, जबकि ईरान ये युद्ध अपने सहयोगियों की मदद से लड़ रहा है। ईरान खुद भी हमले कर रहा है और उसे समर्थन देने वाला यमन का हूती संगठन भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, और चीन ने भी ईरान को खुला समर्थन दिया है। ईरान ने लंबी दूरी की जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स से इजराइल के शहरों पर हमला किया, उन मिसाइल्स को विकसित करने के लिए ज़रूरी सामान, ज़रूरी मटेरियल चीन ने ही दिया है। इसके अलावा चीन ने यूनाइटेड नेशंस में भी ईरान के हमलों को आत्मरक्षा का अधिकार बताया है और ईरान के हमलों का समर्थन किया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जब भारत ने इसी तरह आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, तब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इस तरह की बातें तब नहीं कही थी। इस युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अभी बटा हुआ है। पश्चिमी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब तक के युद्ध में इजराइल की सेना ईरान पर भारी पड़ रही है, जबकि ईरान, चीन और रशिया का मीडिया यह दावा कर रहा है कि इजराइल अब बैकफुट पर आ गया है। तो इसे आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जिसमें यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, युद्ध की असली स्थिति क्या है, क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, और उन देशों के जो समर्थक देश हैं और उन समर्थक देशों का जो मीडिया है, वो भी इन दावों को लोगों तक पहुंचा रहा है। और इस युद्ध में यह ज्यादा मायने रखता है कि किस तरफ से खबरें और सूचनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से आ रही है। आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भी ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा था। रशिया की तरफ से जो खबरें थी वो बहुत कम आ रही थी, सूचनाएं बहुत कम आ रही थी, और ज्यादातर जो पश्चिमी मीडिया है वो सिर्फ यूक्रेन का पक्ष ही ज्यादा दिखा रहा था। एक और बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो चीजें भारत के साथ हुई, अब वही चीजें इस युद्ध में इजराइल के साथ हो रही है। इजराइल ने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया और उसकी मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को समाप्त भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर ज्यादा चल रही है कि ईरान ने इजराइल के 3 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया, और यह इजराइल की एक बहुत बड़ी हार है। और यह सब भी तब हो रहा है जब अभी तक इन लड़ाकू विमानों के नष्ट होने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अब तक इजराइल के 3 F-35
लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। और ये F-35 लड़ाकू विमान 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं और इजराइल ने ये विमान अमेरिका से लिए हैं। और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे एक बहुत बड़ी खबर बना दिया है और दुनिया में अब F-35 ट्रेंड कर रहा है। तो दुनिया यह आंकने की कोशिश कर रही है कि इजराइल के 3 F-35 अगर मार गिराए गए हैं तो इसका मतलब यह है कि इजराइल हार रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह भी है जो आज आपको देखनी होगी कि इस युद्ध में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका में बना हुआ F-35 विमान जो है उसे मार गिराया गया। अमेरिका दावा करता है कि यह ऐसा विमान है, इतना आधुनिक है कि इसे मार गिराना लगभग असंभव है। इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के युद्ध में आपको याद होगा, लोग ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल फाइटर जेट्स को मार गिराया है और पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा था कि रफाल फाइटर जेट्स की जो गुणवत्ता है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि रफाल इतना बढ़िया एयरक्राफ्ट है नहीं जितना दावा किया जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान ने भी उसे मार गिराया। अब F-35 के बारे में भी यही कहा जा रहा है। अब आप सोचिए, अगर फ्रांस का रफाल गुणवत्ता में कमजोर है, अगर अमेरिका का F-35 कमजोर है और इसे भी मार गिराया जा सकता है, तो पूरी दुनिया में जो हथियारों का बाजार है, फाइटर जेट्स का जो बाजार है, उसमें किसको फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है चीन को, क्योंकि चीन ये पूरी कोशिश कर रहा है कि पश्चिमी देशों के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें बदनाम किया जाए, उन्हें कमजोर साबित किया जाए और दुनिया को यह बताया जाए कि उन्हें अब चीन से हथियार लेने चाहिए। सोचिए, भारत की तरह यहां भी कुछ लोग और देश यही देखना चाहते हैं कि ईरान ने इजराइल के कितने लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया और ऐसा करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि इजराइल इस युद्ध में हार गया क्योंकि उसके 3 विमान नष्ट कर दिए गए हैं। अगर ये सच है तो भी, हालांकि यहां भारत और इजराइल में एक अंतर यह है कि इजराइल के विपक्षी नेता उनकी अंदरूनी राजनीति में ईरान के दावों को सच मानकर अपनी सेना से उस तरह के सवाल नहीं पूछ रहे जैसे भारत के विपक्षी नेता भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूछ रहे थे या आज भी पूछते हैं। आपने देखा होगा, भारत में तो पूरी की पूरी एक लॉबी है जो पाकिस्तान के नुकसान के बारे में नहीं पूछती। वो ये पूछती है कि ये बताइए भारत को कितना नुकसान हुआ। वो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स कितने मारे गए ये नहीं पूछती। उसकी दिलचस्पी ये है कि भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं, हमें तो ये जानना है। तो ये जो संकट है ये इजराइल जैसे देश के सामने नहीं है। लेकिन यहां एक और आपने अंतर देखा होगा, इजराइल जो भी कर रहा है, जो हमले कर रहा है, जब उनके फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं, जब हमले करते हैं, उन सब का वीडियो और तस्वीरें इजराइल की सेना बनाती है और हर हमले के साथ साथ सबूत भी देती जा रही है। अब आप ये देखिए कि इस युद्ध में इजराइल की नई रणनीति क्या है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल गैस फील्ड के ऊपर मिसाइलें दागी हैं और इसे साउथ पार्स कहते हैं। यह गैस फील्ड कतर के पास फारस की खाड़ी में मौजूद है और यहां से हर दिन 3400 करोड़ क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। यह ईरान में कुल नेचुरल गैस के उत्पादन का 66% है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, उसकी कमर को तोड़ना चाहता है। उसी गैस फील्ड पर उसने हमला कर दिया। दूसरा, इस गैस फील्ड में ईरान और कतर साथ मिलकर काम करते हैं और कतर वो देश है जो भारत को भी सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का निर्यात करता है। इसलिए नेचुरल गैस के फील्ड पर हमला होने से इसकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है और इसके कारण कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है। तो यह मत समझिएगा कि इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा या दुनिया पर असर नहीं होगा। हर देश पर असर होगा, आप पर भी इसका असर होगा। तीसरी बात, ईरान पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसके कारण इस गैस फील्ड को फिर से चालू करना ईरान के लिए अब आसान नहीं होगा। और आखिरी बात यह कि इससे ईरान में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और ईरान के लोग इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब देश में बिजली नहीं रहेगी, लोग बिना बिजली के परेशान होने लगेंगे, तो उनके सब्र का बांध धीरे धीरे टूट जाएगा और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। यानी इससे इजराइल को ईरान के लोगों में वहां की सरकार के खिलाफ
आक्रोश बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। और इजराइल की नई रणनीति यही है जिसमें वो ईरान के आम लोगों को ईरान की सरकार के खिलाफ ही भड़काकर सड़कों पर लाना चाहता है, और इसी वजह से उसने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान के लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि वो आयतुल्लाह खamenei के मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें, अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकें, और जब इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है तब वो उसकी मदद से अपनी इस सरकार को उखाड़ फेंके जिसने धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया है और ईरान के लोगों की भलाई के लिए अभी तक ईरान की सरकार ने, वहां के रिजीम ने कुछ नहीं किया है, ये इजराइल का कहना है। तो अब जो लोग ईरान में ऐसे हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, वो हो सकता है कि इजराइल के साथ आ जाए। अब आप ये समझिए कि ये युद्ध ज्यादा समय तक क्यों नहीं चल पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि रशिया और यूक्रेन, इजराइल और गाजा या भारत और पाकिस्तान के युद्ध को जब आप देखें तो इन सभी युद्धों में इन देशों की सीमाएं एक दूसरे से लगी हुई है। ये सारे जो अभी तक हमने युद्ध देखे हैं, चाहे भारत पाकिस्तान का होगा, रशिया यूक्रेन का होगा, इजराइल गाजा हमास का होगा, ये सब देशों की सीमाएं एक दूसरे से लगी है। लेकिन ये युद्ध अलग कैसे है? ये युद्ध अलग इसलिए है क्योंकि इस बार जिन दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है ये पड़ोसी देश नहीं है। इजराइल और ईरान के युद्ध में इन दोनों देशों के बीच कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी है। 1000 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है। जब इतनी दूरी से दो देश आपस में युद्ध लड़ते हैं तो ये युद्ध हवा में लड़ा जाता है, क्योंकि जमीन पर तो आप इतनी दूर पहुंच ही नहीं पाएंगे, बीच में और कई सारे देश हैं, और हवा में फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन से एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं। किसी भी देश के पास फाइटर जेट्स और मिसाइलें सीमित संख्या में होती हैं, और इनमें भी जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं उनकी जो संख्या है वो तो काफ़ी सीमित होती है, और हर देश इस बात को जानता है कि वो लगातार दुश्मन देश के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलें हर रोज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए इस युद्ध में भी इजराइल और ईरान दोनों देशों की रणनीति बिल्कुल अलग है। इजराइल लंबी दूरी की कम मिसाइलें होने के कारण अपने लड़ाकू विमानों को ईरान में भेजकर, उसके एयर स्पेस में भेजकर ईरान पर हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके पास संख्या भी बहुत कम होगी, लिमिटेड संख्या होगी। वो अपनी मिसाइलों को बचा रहा है और ये काम वो कर रहा है अपने फाइटर जेट्स के जरिए। 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर के रेंज में वो अपने फाइटर जेट्स को भेज रहा है और फाइटर जेट्स हमले कर रहे हैं, जबकि ईरान अपनी सीमा से इजराइल पर लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है वहीं बैठे बैठे, और मोसाद और इजरायली सेना के ठिकानों को वो निशाना बना रहा है, उन पर हमला कर रहा है। उसे पता है कि अगर इजराइल की सेना के हेडक्वार्टर्स को नष्ट कर दिया, मोसाद के हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया, तो उनकी भी रीढ़ टूट जाएगी। इसका एक कारण यह है कि ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं और वो लेटेस्ट सीरीज के लड़ाकू विमान दुनिया के किसी भी देश से खरीद नहीं सकता, इसलिए उसके पास आधुनिक फाइटर जेट्स हैं ही नहीं। ईरान के पास जो सबसे आधुनिक विमान है इस समय वो है MiG-29, जो रशिया का बना हुआ है, और ये आज से 35 साल पहले उसने खरीदा था। ईरान ने रशिया से सुखोई सीरीज के भी कुछ नए लड़ाकू विमान खरीदे हैं, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। ईरान अभी वेटिंग लिस्ट में है, और यही वजह है कि फाइटर जेट से युद्ध के मामले में ईरान अभी पिछड़ रहा है, और इस वक्त वो पूरी तरह से सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलों पर निर्भर है। वो अपने देश से लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है इजराइल के ऊपर, फाइटर जेट से लड़ाई वो नहीं लड़ सकता। इसके अलावा सीमित और कम मिसाइलें होने के कारण ईरान के हमलों की गति युद्ध बढ़ने के बाद भी और ज्यादा धीमी हो गई है। ईरान के हमले बढ़ नहीं रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 13 जून की रात को ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जबकि शनिवार और रविवार को उसने 2 हमलों में 35 से 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और आज भी उसने 50 से कम मिसाइलों से हमला किया है इजराइल के ऊपर। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि ईरान के पास कुल मिलाकर लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 3000,
और इसलिए हो सकता है कि अब वो इजराइल पर कम मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये संख्या उसके पास कम होती जा रही है और वो जानता है कि इन मिसाइलों को बहुत सोच समझकर उसे इस्तेमाल करना होगा। संख्या बहुत ही सीमित है, सिर्फ 3000 है। अब हम कह नहीं सकते कि इन 3000 में से भी उसके पास कितनी बची होंगी। और ईरान जल्द से जल्द सीज फायर की कोशिश करेगा कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इससे पहले कि हमारी मिसाइलें खत्म हो, उससे पहले यह युद्ध खत्म हो जाए। ईरान ने अब तक मुख्य रूप से 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। इनमें एक है इमाद, जिसकी मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है। दूसरी है खैबर शेकन और इसकी मारक क्षमता है 1450 किलोमीटर। तीसरी है फतह 1 जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है और चौथी बैलिस्टिक मिसाइल है हज कासिम और इसकी मारक क्षमता है 1400 किलोमीटर और ये 500 किलोग्राम विस्फोटक के साथ दुश्मन पर हमला कर सकती है। संक्षेप में कहें तो बाकी युद्धों की तरह यह युद्ध छोटा तो होगा, लेकिन इसके साथ ही यह निर्णायक भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल यह युद्ध ईरान की सरकार और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ लड़ रहा है और इसी वजह से वो पूरी क्षमता के साथ अपनी वायुसेना का इस्तेमाल कर रहा है और ईरान के पास जो भी उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं, जहां जहां भी उसके पास न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां वहां इजराइल हमले कर रहा है, ताकि अब आने वाले भविष्य में ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार बना ही ना सके। 13 जून को इजराइल की वायुसेना ने 200 लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया था, जबकि इजराइल के पास कुल लड़ाकू विमानों की संख्या ही 240 है। यानी इस हमले में इजराइल ने अपने लगभग 85% लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर लिया। यह भी आप देखिए अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अब आप यह देखिए कि इजराइल के लड़ाकू विमान जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे देशों को पार करते हुए ईरान में हमला करने के लिए कैसे पहुंच गए। बहुत सारे लोगों को यह शक होगा और वो सोचेंगे कि इजराइल के लड़ाकू विमान जब इजराइल की सीमा से ईरान की तरफ निकले तो बीच में इतने सारे देश पड़ते हैं, इतने सारे देशों को पार करते हुए उनके विमान ईरान तक पहुंचे कैसे। तो इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के मशाद एयरबेस पर हमला किया, जो उसकी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर है। जरा सोचकर देखिए, यानी इस एयरबेस पर हमला करने के लिए इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 4600 किलोमीटर का सफर तय किया होगा, जबकि उसके पास जो लड़ाकू विमान है वो एक बार में इतनी लंबी दूरी तय ही नहीं कर सकते। F-35 विमान एक बार में 2200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। F-16 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इजराइल के लड़ाकू विमान अपनी सीमा से ईरान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं तो हवा में ही उन्हें बीच में रीफ्यूलिंग करनी होगी और उनकी रीफ्यूलिंग हो रही होगी, यानी बीच में ही फ्यूल उन्हें लेना पड़ रहा है कहीं पर। और इजराइल ने इस मिड एयर रीफ्यूलिंग के वीडियो जारी किए हैं। इनमें एक वीडियो में F-16 विमान सीरिया के आसमान में दिख रहा है और वहां वो दूसरे विमान की मदद से बीच हवा में ईंधन भर रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि इजराइल के लड़ाकू विमान जॉर्डन, सीरिया या इराक के हवाई अड्डों से हमला करने के लिए आ रहे हैं, वो लोग गलत हैं, क्योंकि इजराइल और इन देशों की सरकारों ने खुद इस बात से इनकार किया है। इस युद्ध का अब यह देखिए कि आपके ऊपर क्या असर हो सकता है। भारत, इजराइल और ईरान दोनों देशों के 5 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। भारत इजराइल से पेट्रोलियम पदार्थ और ईरान से नेचुरल गैस खरीदता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैस की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और इस वृद्धि का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। इससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत ईरान को गेहूं, चावल, दाल, चीनी और दवाइयों का निर्यात करता है। हम ईरान को ये सब बेचते हैं और अगर ये निर्यात प्रभावित हुआ तो भारत के किसानों को इसका नुकसान हो सकता है। ईरान में भारत ने काफी ज्यादा पैसा निवेश किया हुआ है और ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी भारत ही विकसित कर रहा है, जिससे ईरान में युद्ध की परिस्थितियां भारत के लिए भी शुभ नहीं है। ईरान में भारत के 10,000 नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें छात्रों की संख्या ज्यादा है, जबकि इजराइल में भी भारत के
18,000 नागरिक फंसे हुए हैं जिनसे संपर्क करने की कोशिश इस समय हो रही है और भारत इन सब को ईरान और इजराइल में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहा है। इस बार एक अलग चीज यह हुई कि यूरोप के देश इस युद्ध में खुलकर इजराइल का साथ नहीं दे रहे और पेरिस एयर शो में इजराइल के हथियारों की प्रदर्शनी पर भी अब रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को युद्ध रोकने की धमकी दी थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान और इजराइल को सीज फायर के लिए तैयार कर लेगा। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.